वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे सीडीपी के, जो किसी न किसी परीक्षा में यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो 2023 में सी टेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ही हेल्पफुल है। देखिए ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा के वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण नहीं होगा। यहाँ बताना है कि प्रगतिशील कक्षा में कौन सा दृष्टिकोण जो है नहीं रखना चाहिए। निर्णय में बच्चों की भागीदारी, भयमुक्त शिक्षण, वातावरण का निर्माण, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अंतर का आकलन या शिक्षक द्वारा बाह्य अनुशासन बनाए रखना। इस विकल्प पहले क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक द्वारा बाह्य अनुशासन बनाए रखना। प्रगतिशील कक्षा जो होती है उसमें जो ऊपर की तीनों विशेषताएं हैं ये ज़रूरी होती हैं, और यहाँ पूछा है नहीं होगा, तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड जो है 6 से 8 का है को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। यहाँ ग्रेड के बारे में बताना है, पियाजे के अनुसार क्या करना चाहिए। यहाँ तार्किक बहस से प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। जहाँ भी हतोत्साहित वर्ण आता है वो आंसर नेगेटिव में चला जाता है। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। ए जो विकल्प है हमारा 2 एकदम सही है। क्या करना चाहिए हमें, बच्चों के सामने कैसे समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसको सॉल्व करने के लिए बच्चा अपना तर्क लगाए, अपनी बुद्धि लगाए। इस तरह के जो भी विकल्प होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन हमको यहाँ देखना होता है कि क्वेश्चन में हाँ पूछा है या नहीं पूछा है। तो यहाँ हमको पूछा है कि क्या करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। और बाकी जो 2 विकल्प हैं ये अपने आप ही गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ एक ही सही बताना है। तीसरा है, जो हावर्ड गार्डनर है, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। यहाँ बुद्धि के बारे में बताना है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ, किस क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा विकल्प नंबर 4 है ये सही हो जाएगा, क्योंकि जहाँ गणितीय बुद्धि का इस्तेमाल होता है वहाँ पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ये सब गणितीय बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ये विशेषताएं होती हैं। और ये जो बाकी ऊपर दिया गया है ये विशेषताएं हैं बट गणितीय क्षेत्र में नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर है वो चौथा है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। इसमें है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। आपने बीएड में पढ़ रखा होगा अच्छे से, संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे ने कौन सी संरचना दी थी, तो स्कीमा जो है हमारा राइट आंसर क्या है, स्कीमा है। स्कीमा के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम बताते हैं स्कीमा के बारे में कुछ। स्कीमा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की रचना है। पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड कहा है, ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, ऐसा स्कीमा के संबंध में पियाजे कहते हैं। और क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है स्कीमा संज्ञानात्मक प्रणाली की सबसे बुनियादी इकाई है। स्कीमा को संज्ञानात्मक विकास की सबसे बुनियादी इकाई पियाजे ने माना है। 5वां देखते हैं, विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं। इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। विकास की अवस्था में जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है वो क्या होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है इसको कई भागों में बांटा गया है ना, तो जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है क्या है, बाल्यावस्था। कहीं कहीं 2 से 5 वर्ष भी मिल जाएगा, 2 से 4 ऐसे मिल जाएगा, लेकिन आपको विकल्प के अनुसार ही आंसर देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। 5वां देखते हैं, 5वां हो गया ना, 6वां देखते हैं,
लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से जिस विधि का वरीयता देंगे। अगर आप एक दृढ़ विश्वासी शिक्षक हैं, शिक्षक भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, सभी शिक्षक के पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं होता, सभी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है सभी में पाई जाती है, सब अपने अपने तरीके से एग्जाम्पल देते हैं। तो यहाँ पे बताना है जो दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक होने के नाते अगर आप हैं तो आप बच्चों का जब आकलन करेंगे तो कौन सी विधि को ज़्यादा वरीयता देंगे। यहाँ बताना है, विकल्प के अनुसार बताना है, अपने अनुसार नहीं। विकल्प में जो सही है उसको बताइए। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं इसका राइट आंसर जो होगा सहयोगी प्रोजेक्ट होगा। कैसा होगा? सहयोगी प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सातवां है हमारा, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन, जब बच्चों का हम आकलन करेंगे कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, कहाँ त्रुटि किया, कहाँ सही किया, बच्चों के आकलन से ही तो हमें पता चलेगा। तो बच्चों का जो आकलन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या ऐसे विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना चाहिए, जैसे कि आप नंबर 1 पे हो तो आप नंबर 1 पे ही हमेशा रहोगे, और कोई बच्चा 50वें नंबर पे है तो उसके लिए निश्चित कर देना कि आप 50वें नंबर पे ही रहोगे, तो ये गलत है ना। तो ये ऑप्शन से ही हमको पता चल रहा है जहाँ निश्चित जैसा शब्द आ जाए वो चीज़ नेगेटिव में होती है। और यहाँ हमें पूछा है प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी कि आकलन के बारे में अच्छा पूछा है कि आकलन के लिए होना क्या चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है हमारा, विकल्प नंबर 2। यहाँ दिया है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। जो भी अवधारणा बच्चों को दी जा रही है वहाँ पर ये देखना कि बच्चे ने कितने स्पष्ट तरीके से चीज़ को समझा है, उसको समझ के कहीं उसको भ्रम तो नहीं ना पैदा हो गया है, या वो भ्रांतियों को अपने दूर कर पाया है। तो आकलन जो है इसीलिए किया जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उसको जानना। ये नहीं कि बच्चे के लिए कोई ग्रेड निर्धारित कर देना और जो भी है, या रिपोर्ट कार्ड उसको दे देना पास फेल का, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक द्वारा लैंगिक रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए कक्षा में अपनाया जाने वाली प्रभावी अभ्यास नहीं है। जो लैंगिक रूढ़िवादिता होती है, जैसे लड़का है लड़की है, ये क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता है ना। लड़का है तो बैट बॉल खेलेगा, लड़की है तो किचन का काम ही करेगी, तो क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता ही है। लड़का भी किचन का काम कर सकता है, लड़कियां जो है ये भी बैट बॉल खेल सकती हैं। जहाँ पे हम एक लेवल लगा देंगे कि ये काम लड़का करेगा, एक काम लड़की करेगी, वहीं पे हमारा हो जाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। तो यहाँ दिया गया है कि कक्षा में जो लैंगिक रूढ़िवादिता को हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके जो है प्रभावी हैं, और यहाँ पे बताना है कि कौन सा तरीका जो है प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा कक्षा में लड़के और लड़कियों के बैठने की अलग अलग व्यवस्था करना। अगर हम लड़के और लड़कियों की को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे तो वहाँ लैंगिक रूढ़िवादिता जो है स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे हम भेदभाव कर रहे हैं, ये लड़का है ये लड़की है, ऐसा मान करके हम एज ए स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं, हम लड़का लड़की मान करके बच्चों को क्या है अलग अलग बैठा रहे हैं। तो इससे रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा, रूढ़िवादिता इससे ख़त्म नहीं होगी। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा रूढ़िवादिता के बारे में। 9वां देखते हैं, किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने में सक्षम बनाएगी। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में आप लोगों ने बीएड में पढ़ा होगा। सभी बच्चे या सभी मनुष्य एक प्रकार के नहीं होते हैं, सभी के अंदर कुछ ना कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो यहाँ पे बताना है कि शिक्षा शास्त्र का एक शिक्षक जो है वो अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों के जो बीच में मतभेद होगा उसको कौन सी विधि अपनाएगा पढ़ाने में, टीचिंग जब करवाएगा।
कि जो मतभेद है उसको पूरा कर पाएगा, उसका टीचिंग मटेरियल या टीचिंग स्टाइल जो भी है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आकर्षक और प्रासंगिक। वो अपने चैप्टर को आकर्षक और प्रासंगिक बनाएगा जिससे सभी बच्चे इन्वॉल्व हो सकें और अच्छे से टॉपिक को सीख सकें। 10वां देखते हैं, कौन सा बुद्धि लब्धि अवसर मंद बुद्धि वालों को प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि अवसर कहलाता है। जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं उनका जो अवसर है मंद बुद्धि का कितना होता है, 50 से 69। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये हम बाल विकास का जो है पहला वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने। हम इसी तरह से सीटेट 2023 के एग्ज़ाम तक पार्ट वाइज सभी सब्जेक्ट के एक एक वीडियो लेकर के आएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसको देखेंगे तो बहुत ही आपके एग्ज़ाम में जो है काम आएगा। थैंक यू।